आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिले। FEMA, दैट इज अ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इट्स अबाउट द FEMA. FEMA is what? It is the Foreign Exchange Management Act. And Foreign Exchange Management Act में आपको मल्टीपल डेफिनेशंस दी गई हैं। इट इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम ईयर 2000, लेकिन आया था ये 1999 में, राइट। तो 1999 में ये आया था फेमा। 1999 लिखते हैं एंड इट रिप्लेस्ड फेरा। इसने फेरा को रिप्लेस कर दिया। अब बेसिक वर्जन क्या रहता है कि व्हाट इज द करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन इसमें आती है ना, दैट्स रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। सबसे पहले ना मैं आपको करवाता हूं रिलेटेड टू करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, दैट व्हाट आर द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। लेट्स से आप डे टू डे कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बिजनेस रिलेटेड ट्रेड ट्रांजैक्शन कर रहे हो, दोज ऑल सच ट्रांजैक्शंस विल बी द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। वो सभी ट्रेड ट्रांजैक्शंस जो होंगी वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में शामिल की जाएंगी। लेट्स से अपने फैमिली मेंटेनेंस के लिए पैसे बाहर भेजे, आपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे बाहर भेजे, आप बेसिकली किसी को गिफ्ट कर रहे हो, डोनेट कर रहे हो, किसी भी जनरल पर्पस के लिए पैसे भेज रहे हो, दैट इज सेड टू बी द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। उसे क्या कहते हैं? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। एंड दूसरी साइड पर जो डेफिनेशन है दैट्स रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होती है, लेट्स से पर्सन ए ने ट्रांजैक्शन करी। अब इस ट्रांजैक्शन के साथ पर्सन ए के जो एसेट लायबिलिटीज थे या कंटिजेंट लायबिलिटीज थी बाहर की कंट्री में, ध्यान से समझना। अगर पर्सन ए ने कोई ट्रांजैक्शन करी, पर्सन ए इज रिजाइडिंग हियर इन इंडिया एंड पर्सन ए ने कोई ट्रांजैक्शन करी जिसके साथ उसके एसेट्स, उसकी लायबिलिटीज या कंटिजेंट लायबिलिटीज जो थी बाहर की कंट्री में वो ऑल्टर हो जाती हैं, चेंज हो जाती है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करेंगे। सेम वे अगर कोई एनआरआई पर्सन था इंडिया से बाहर एंड वो कोई ट्रांजैक्शन करता है जिसके साथ इंडिया में उसके जो एसेट्स थे, उसकी जो लाइबिलिटीज थी या जो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज थी वो अल्टर हो जाती हैं, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को भी हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। और सिंपली वी कैन से द ट्रांजैक्शंस अदर देन द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, दोज आर सेड टू बी द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। उनको हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्लियर? अब अगर हम रेजिडेंट की बात करें, वो डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दैट डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट्स रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी एंड दैट पर्टिकुलर इंक्लूड्स जो भी आपके ट्रैवलर चेक है, जो भी डिपॉजिट्स हैं, करेंसी है, करेंसी नोट्स हैं, फॉरेन करेंसी में है। एंड लेट्स से ड्राफ्ट है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज है या लेटर ऑफ क्रेडिट है, which are basically drawn in Indian currency but payable in foreign currency. If those are drawn in Indian currency and payable in foreign currency, उसको हम क्या कहते हैं? We say that to be फॉरेन एक्सचेंज, उसे फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। इसी तरह से ड्राफ्ट्स हो गए, ट्रेवलर चेक हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, जो इंस्टीट्यूशंस इंडिया से बाहर है उन्होंने ड्रॉ किए हैं एंड दोज आर पेएबल इन इंडियन करेंसी, उसको भी हम फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। वी आल्सो से दैट टू बी द फॉरेन एक्सचेंज। इट मींस फॉरेन एक्सचेंज का मतलब सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी नहीं है, इट आल्सो इंक्लूड ऑल द अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो कि ड्रॉ किए गए हैं इंडियन रूपी में बट पेबल हैं फॉरेन करेंसी में, या फिर ड्रॉ किए गए हैं बाय द इंस्टीट्यूशंस आउटसाइड इंडिया एंड पेबल इन इंडियन करेंसी, दोज आर आल्सो अमाउंटिंग टू द फॉरेन एक्सचेंज। उसको भी हम फॉरेन एक्सचेंज के नाम से ही जानते हैं। क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ वन इट इज रिलेटेड टू द डायरेक्ट कॉट। डायरेक्ट कॉट क्या होता है? लाइक अगर जो फॉरेन करेंसी है उसको यूनिट को बेसिकली हम करते हैं फिक्स एंड जो होम करेंसी है दैट इज वेरिएबल। अब जैसे हम लिखते हैं कि 1 USD इज इक्वल टू 89.50 INR, ठीक है। अब ये रेट चेंज हो जाएगा कुछ एक टाइम के बाद या कुछ एक सेकंड के बाद ही चेंज हो सकता है। लेट्स से इट इज 89.47, 89.48 और समथिंग। सो बेसिकली जहां पर जो डोमेस्टिक करेंसी है दैट इज वेरिएबल, वेयर द डोमेस्टिक करेंसी, जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है
वो वेरिएबल रहती है, लेकिन जो फॉरेन करेंसी होती है दैट इज बेसिकली फिक्स्ड, उसका यूनिट हमने फिक्स कर दिया। ऐसे कॉट को हम क्या कहते हैं? वी से सच कॉट टू बी द डायरेक्ट कॉट, ऐसे कॉट को डायरेक्ट कॉट कहा जाता है। So here we are given that 1 USD is equal to 76 25 slash 20. तो ये क्या है? This is the direct quote. This is the direct quote. And if you make profit out of the direct quote, buy low, sell high. Buy low, sell high. यानी कि जब आपको एक यूएसडी कम रेट में मिलेगा तब उसको परचेज कर लो, और जब ज्यादा रेट होएगा तब उसको बेच दो, तो आपको प्रॉफिट होगा। देन यू विल बी हैविंग द प्रॉफिट विद यू, राइट? तो डायरेक्ट कॉट के केस में वी डू यूज द प्रिंसिपल बाय लो सेल हाई। एंड व्हाट अबाउट द अदर वन? इट इज अ इनडायरेक्ट कॉट, इट इज द इनडायरेक्ट कॉट। अब इनडायरेक्ट कॉट के केस में क्या होता है? जो आपकी होम करेंसी होती है दैट इज फिक्स्ड। लेट से मैं लिखूंगी 100 INR इज इक्वल टू व्हाट? लेट से इट इज इक्वल टू 1.13 यूएसडी। अब इसके केस में होम करेंसी का यूनिट जो है वो फिक्स्ड है, एंड जो फॉरेन करेंसी है उसका जो यूनिट है दैट इज बेसिकली वेरिएबल। सो उसे हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी इनडायरेक्ट कॉट, उसको इनडायरेक्ट कॉट कहा जाता है। एंड दीज आर नॉट इन यूज नाउ, अब इनको इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिर्फ 3 पॉइंट से आपको पता होना चाहिए। एंड हेयर इफ यू वांट टू मेक प्रॉफिट, इट्स रिलेटेड टू बाय हाई सेल लो, यानी कि जब आपको 100 INR में ज्यादा से ज्यादा यूएसडी मिले तब खरीदो, और जब कम यूएसडी में बेसिकली आपको INR उतने मिल जाए तब उनको सेल कर दो। देन विल बी हैविंग द प्रॉफिट, देन यू विल बी हैविंग द प्रॉफिट अंडर द इनडायरेक्ट मेथड। बट अभी के लिए इनडायरेक्ट मेथड जो है वो नहीं चलता है। फ्रॉम August 1st 1993 डायरेक्ट कोटेशंस आर बीइंग यूज्ड, एंड जो इनडायरेक्ट कोटेशंस हैं वो इस्तेमाल नहीं होती हैं। एंड डायरेक्ट कॉट में ना एक और मजेदार चीज है, कुछ एक करेंसीज ऐसी हैं जहां पर जो कॉट दिया जाता है दैट इज नॉट फॉर यूनिट करेंसी। कुछ एक करेंसी है, एंड वो 3 करेंसीज हैं। दोज आर द कीनियन शिलिंग, एक तो करेंसी है कीनियन शिलिंग, एंड इंडोनेशियन रुपया, जो सेकंड करेंसी है वो है इंडोनेशियन रुपया, एंड थर्ड करेंसी है जापानीज येन। अब इन 3 करेंसीज के लिए जो कॉट दिया जाता है ना, दैट इज नॉट गिवन फॉर सिंगल यूनिट, ठीक है? इनके लिए कॉट दिया जाता है लाइक फॉर 100 JPY इज इक्वल टू 191.30 आएगा, इस तरह से कॉट दिया जाएगा फॉर दीज 3 करेंसीज। अदरवाइज जो कॉट दिया जाता है डायरेक्ट कॉट में, वो दिया जाता है फॉर द यूनिट करेंसी। बट इन 3 करेंसीज के लिए जो कॉट दिया जाता है दैट इज फॉर द 100 यूनिट्स, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है, यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। फर्दर इट्स अबाउट द चेन रूल। जब आपके पास डायरेक्ट पेयर अवेलेबल नहीं होता है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द थर्ड, लाइक आपको दिया गया है प्राइस लाइक 1 USD इज इक्वल टू 89.50 INR, 89.50 INR, एंड फर्दर आपको दिया गया है 1 USD इज इक्वल टू 1.23 यूरो, 1.23 यूरो, राइट? एंड अब आपको कोट कौन सा चाहिए? यू वांट द कोट यूरो टू आईएनआर कोट। अब कैसे कैलकुलेट करोगे यूरो टू आईएनआर कोट को? अब यू विल बी अप्लाइंग द चेन रूल मेथड। नाउ यू विल बी डूइंग LHS is equal to RHS, so it means 89.50 INR is equal to 1.23 यूरो, राइट? अब इसको सॉल्व कर सकते हो। सो इट विल बी इक्वल टू 89.50 डिवाइड बाय 1.23, 89.5 divided by 1.23, that is equal to 72.76. So 1 euro we can say is equal to 72.76 INR, right? तो इस तरह से क्रॉस रेट का इस्तेमाल करते हुए या चेन रूल मेथड का इस्तेमाल करते हुए वी कैन बी सॉल्विंग सच थिंग्स। क्लियर? अब मेथड ऑफ डिलीवरी ऑफ फॉरेक्स के हिसाब से वी आर हैविंग मल्टीपल रेट्स। रेट्स एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आपने आज ट्रांजेक्शन करी एंड अगर आज ही वो सेटल डाउन हो जाए, वी से इट टू बी रेडी रेट, या उसे हम कैश रेट भी कहते हैं। वी से सच रेट टू बी रेडी रेट, या उसे हम कैश रेट भी कहते हैं। यानी कि T+0 डेज बेसिस के ऊपर अगर ट्रांजेक्शन हो रही है, आज ही ट्रांजेक्शन हुई, आज ही सेटलमेंट हो गई, डेट इज रेडी रेट, ठीक है? और अगर आज ट्रांजेक्शन हुई, सेटलमेंट कल हो रही है, सेटलमेंट इज ऑन द नेक्स्ट डे, देन वी से टू बी टोम रेट, राइट?
एंड अगर जो सेटलमेंट है वो 2 दिन के बाद हो रही है, लेट्स से ट्रांजेक्शन आपने करी सेकंड को एंड थर्ड को नहीं हुई, फोर्थ को सेटलमेंट हो रही है, देन इट इज द स्पोर्ट रेट। कंडीशन ये रहती है कि इन बिटवीन जो डेज रहेंगे दोज ऑल शुड बी वर्किंग इन बोथ ऑफ द सेंटर्स। जो जो सेंटर्स इंक्लूडेड थे दोनों में वो जो पर्टिकुलर डेज हैं दोज मस्ट बी वर्किंग डेज, दैट्स अ कंडीशन रिलेटेड टू इट। एंड फॉरवर्ड रेट क्या होता है? फॉरवर्ड रेट इज लाइक जब सेटलमेंट 2 दिन के बाद होनी है, ट्रांजैक्शन आज हो गई लेकिन सेटलमेंट विल बी आफ्टर द 2 days पीरियड, यानी कि स्पोर्ट रेट के बाद ट्रांजैक्शन सेटलमेंट हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वी से सच रेट टू बी द फॉरवर्ड रेट, कि फॉरवर्ड रेट एप्लीकेबल रहेगा। एंड ये फॉरवर्ड रेट जो है दैट्स बेसिकली यूज्ड इन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में। एंड इट्स अ डेरिवेटिव, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दैट इज अ डेरिवेटिव, यानी कि इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, दे आर देयर वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट? क्योंकि फॉरवर्ड रेट जो होता है दैट इज बेसिकली बेस्ड अपॉन द स्पोर्ट रेट। फॉर्मूला बहुत इजी है, स्पोर्ट रेट प्लस माइनस प्रीमियम और डिस्काउंट। तो करेंसी या तो प्रीमियम के ऊपर होगी या करेंसी डिस्काउंट के ऊपर होगी। एंड अगर प्रीमियम पर होती है तो फॉरवर्ड पॉइंट्स को ऐड कर देते हैं, और अगर करेंसी डिस्काउंट पर होती है तो फिर जो फॉरवर्ड पॉइंट्स होते हैं उनको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज क्लियर नहीं हुई होगी, लेट मी जस्ट क्लियर द आइडिया टू यू कि बेसिक मैं क्या कहना चाहता हूँ इन चीजों से रिलेटेड। सो एक आइडिया देता हूं आपको, ठीक है। सबसे पहली चीज समझो, जैसे मान लो कि पर्सन ए है यहाँ पर, एंड पर्सन ए आज की डेट में यूएसडी का प्राइस देख पा रहा है स्क्रीन के ऊपर कि 89.50 रुपीज है। 89.50 रुपीज प्राइस है किसका? यूएसडी का। बट अब पर्सन ए को यूएसडी चाहिए आफ्टर 3 मंथ्स। अब 3 महीने के बाद यूएसडी का प्राइस ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है ना, ट्रेंड को देखते हुए वो कह रहा है कि प्राइस ज्यादा भी हो सकता है। तो डेफिनेटली ही इज इन अ वरी कि भाई मैं, मेरे को तो नुकसान हो जाएगा, मेरे को तो 3 महीने बाद 10,000 यूएसडी चाहिए, मेरे को तो 3 महीने के बाद क्या चाहिए? 10,000 यूएसडी चाहिए। अब मैं कैसे करूंगा, डील कैसे करूंगा इस चीज के साथ? सो ही कैन एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकता है विच इज अ डेरिवेटिव, ठीक है। एंड वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो एक प्राइस फिक्स हो जाएगा, एक प्राइस आपका फ्रीज हो जाएगा जिसके ऊपर आप परचेज कर पाओगे, यानी कि ये पर्सन ए जो है वो यूएसडीज को बाय कर पाएगा आफ्टर 3 मंथ पीरियड। क्लियर? अब ये जो फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट होता है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, दैट्स बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन एक तो स्पोर्ट रेट और एक आपके जो फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ व्हाट आर द फॉरवर्ड पॉइंट्स? अब देखो ऐसा होता है कि करेंसीज हैं, और करेंसीज जो है होती हैं उनको इन्वेस्ट किया जाता है कंट्रीज में, एंड उनके ऊपर कंट्रीज जो है इंटरेस्ट पे करती हैं। लेट्स से इंडिया में इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज 8%, लेट्स एज्यूम। एंड यूएसए में जो इंटरेस्ट रेट है लेट्स से दैट इज 3%। तो क्या टेंडेंसी होगी एज एन इन्वेस्टर? व्हाट विल बी द टेंडेंसी? द टेंडेंसी वुड बी रिलेटेड दैट सेल द यूएसडीज, कि यूएसडी को सेल करो और खरीद लो इंडियन रुपी, और इन्वेस्टमेंट कर दो इंडियन रुपी में, सो एज टू अर्न द हायर इंटरेस्ट, सो एज टू अर्न द हायर इंटरेस्ट, दिस विल बी द टेंडेंसी। ये टेंडेंसी रहेगी। अब इसे हम क्या कहते हैं? वी से दिस थिंग टू बी इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, यानी कि दो करेंसीज का जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसके बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज अ फर्स्ट फैक्टर जो आपके फॉरवर्ड पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरवर्ड पॉइंट्स, यानी कि आगे जाकर के जो प्राइस होगा वो क्या चीज डिफाइन करेगी? फॉरवर्ड पॉइंट्स डिफाइन करेंगे। एंड ये कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के ऊपर इनको डिफाइन किया जाता है। किसके ऊपर? इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के ऊपर। सेकेंड फैक्टर इट्स रिलेटेड टू फॉरवर्ड पीरियड, कितने टाइम के बाद आपको फॉरवर्ड जो पॉइंट्स है उनको कैलकुलेट करना है, कितने टाइम पीरियड के बाद। एंड थर्ड जो फैक्टर रहता है दैट्स रिलेटेड टू स्पोर्ट रेट। इन तीन फैक्टर्स के बेस पर जो फॉरवर्ड पॉइंट्स होते हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर? ये 3 पॉइंट्स। अब इस तरह से समझो, अब आपको लेट से जो प्राइस दिया गया है 89.50, ठीक है, वो आज का स्पोर्ट रेट है, दैट इज अ स्पोर्ट रेट फॉर टुडे। एंड लेट्स अज्यूम इट इज 89.50/70। अब ये वाला जो रेट है दैट इज अ बाइंग रेट, एंड दिस वन इज अ सेलिंग रेट। एज आई टोल्ड यू कि जो स्लैश के लेफ्ट साइड पर है वो बाइंग रेट होता है, स्लैश के राइट साइड पर होता है वो सेलिंग रेट होता है।
अब पर्सन ए कस्टमर है, पर्सन ए इज अ कस्टमर हु इज गोइंग टू डील विद द बैंक, सो फॉर परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसी, तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? आई टोल्ड यू अबाउट टू रेट्स, एक मैंने आपको बताया था इंटरबैंक मार्केट रेट और दूसरा बताया था मर्चेंट रेट। अब कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? इट विल बी द मर्चेंट रेट विच विल बी एप्लीकेबल, मर्चेंट रेट एप्लीकेबल होगा। व्हाई? बिकॉज कस्टमर डील कर रहे हैं यहां पर, एंड मर्चेंट रेट अगर कस्टमर ए बाय करना चाहता है तो कस्टमर ए किस रेट पर बाय कर पाएगा? कस्टमर ए विल बी एबल टू बाय एट द प्राइस एट विच द बैंक इज रेडी टू सेल, यानी कि सेलिंग रेट के ऊपर। तो यहां पर से स्पोर्ट रेट हमने निकाल लिया, इट इज 89.70। ये आज का रेट है, ये 3 महीने बाद का रेट नहीं है, ठीक है? ये आज का रेट है, दिस इज अ सेलिंग रेट, दिस इज द सेलिंग रेट। क्लियर? अब अगर करेंसी आज की डेट में लेट से 89.70 है और 3 महीने के बाद महंगी हो जाए, लेट से 90 रुपीज हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? द करेंसी इज अवेलेबल एट प्रीमियम। और वहीं पर अगर करेंसी का रेट आज की डेट में 89.70 है और आगे जाकर के कम हो जाए, विल बी सेइंग द करेंसी विल बी अवेलेबल एट डिस्काउंट। क्लियर विद इट? तो इसके हिसाब से आपको लेट से एज्यूम कर लो कि जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का स्कोप था, उसके अकॉर्डिंग यू आर प्रोवाइडेड विद द 3 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट्स। 3 मंथ के जो फॉरवर्ड पॉइंट्स है उनकी कैलकुलेशन करके आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया जाएगा दैट दीज आर द फॉरवर्ड पॉइंट्स। सो लेट्स से दैट इज गिवन टू बी 30/40। क्या दिया गया है? 30/40, दीज आर द फॉरवर्ड पॉइंट्स विच आर गिवन टू यू। ये बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्लैश, एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द स्लैश आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं दोज आर द सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स। ये आपके पास सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स आपको यहां पर दिए गए हैं। क्लियर? एक बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट है एंड फर्दर आपको सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट यहां पर दिए गए हैं। नाउ द पॉइंट इज, ट्रेंड क्या है? ट्रेंड क्या है? नाउ इफ द सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स आर ग्रेटर देन द बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स, अगर सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स जो होते हैं वो बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट से ज्यादा होते हैं, वी से द करेंसी इज अवेलेबल एट प्रीमियम। हम कहते हैं कि करेंसी प्रीमियम पर अवेलेबल है। बट अगर वहीं पर selling forward points are lesser than that of the buying forward points, we say the currency is available at discount. Clear? तो अब इस केस में क्या रहेगा? Here what will be there? क्या क्या चीजें रहेंगी यहाँ पे? Here we know that the selling forward points are greater than the buying forward points, then it means the currency is available at premium. The currency is available at premium. And अगर करेंसी प्रीमियम पर अवेलेबल हो तो हम फॉरवर्ड पॉइंट्स को क्या करते हैं? वी एड द फॉरवर्ड पॉइंट्स टू द स्पोर्ट रेट। फॉर्मूला क्या था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का? स्पोर्ट रेट प्लस माइनस प्रीमियम और डिस्काउंट। एंड यहां पर क्या है? हेयर द फॉरवर्ड रेट would be equal to what? It will be equal to spot rate जो कि था 89.70, so it is 89.70। एंड यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स, ठीक है? क्योंकि सेलिंग रेट को ही हमने देखा था पहले, क्योंकि कस्टमर को बाय करना था, मर्चेंट रेट एप्लीकेबल था, कस्टमर विल बी एबल टू बाय एट अ प्राइस एट विच द बैंक इज रेडी टू सेल, तो हमने सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स को ही पिक करना है। सो इट विल बी 89.70 प्लस 0.40। अब ये 0.40 क्यों आया? क्योंकि सेलिंग रेट कैलकुलेट कर रहे थे तो सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स को पिक करेंगे। और प्लस साइन क्यों आया? क्योंकि सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स आर ग्रेटर देन बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स, यानी कि करेंसी प्रीमियम पर है, और अगर करेंसी प्रीमियम पर है तो हम जो फॉरवर्ड पॉइंट्स होते हैं उनको एड अप करते हैं। सो इट विल बी अमाउंटिंग टू व्हाट? इट विल बी अमाउंटिंग टू 91.10, 91.10। दैट विल बी इट। क्लियर हो गया यहां तक के पॉइंट? ऑल क्लियर टू यू? डू कंफर्म। So this is how the rate discovery matters and it's going to work. Clear with it? Now let's have a look at the different facilities which are available for the residents. Residents के लिए जो facilities available हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं. The facilities which are available to the residents. So different हमारे जो rates है वो हमने already बात कर ली है. Now it's about the facilities for the forex facilities for the residents. नो फेमा के अकॉर्डिंग जो रेजिडेंट इंडियंस हैं उनको अलाउ किया गया है दैट इफ दे वांट टू बाय द फॉर एक्सचेंज दे कैन बाय इट, दे कैन सेल इट टू द ऑथराइज्ड डीलर। लेट्स से
आपने बाहर घूमने जाना है तो आपको फॉरेन करेंसी चाहिए। लेट्स से आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी है, बाहर पैसे भेजने हैं तो फॉरेन करेंसी चाहिए। तो यू कैन बी बाइंग और सेलिंग द फॉरेन करेंसी फ्रॉम द ऑथराइज्ड डीलर्स। ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं बैंक्स। अब इसमें ना अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, लाइक ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। एफएफएमसीज, एफएफएमसीज होते हैं फुल फ्लैश मनी चेंजर्स, जो करेंसीज को खरीद बेच सकते हैं, राइट। उनको परमिट किया गया कि आप करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, जो परमिटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स हैं, वो ट्रांजेक्शन्स जो कि परमिटेड है करंट अकाउंट के वे में, उनके लिए यू कैन बी बाइंग द foreign exchange or you can be selling the foreign exchange with the authorized dealers. And authorized dealers भी क्या कर सकते हैं, कैश रिसीव कर सकते हैं अप टू द अमाउंट ऑफ रुपीज 50,000। ठीक है, अप टू द अमाउंट ऑफ रुपीज 50,000, जिसके बदले में वह फॉरेन करेंसी को इशू कर सकते हैं। तो इसे जो लिमिट को इंपोज हम करते हैं ना, डेट इज सेट टू बी व्हाट, डेट इज सेट टू बी द एलआरएस। अब एलआरएस क्या होता है, दिस इज द लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम। क्या कहते हैं इसको, वी से टू बी द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। अब ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एक्चुअल में होती क्या है, व्हाट इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। एलआरएस के तहत जो रेजिडेंट इंडियंस हैं उनको अलाउ किया गया दैट इफ यू वांट टू ट्रांजैक्ट फॉर द स्पेसिफिक पर्पसेस, आपको परमिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए अगर पैसा बाहर भेजना है, सो देयर इज अ लिमिट विच इज इम्पोज्ड। ठीक है, एक लिमिट इंपोज करी गई है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए भी और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए भी। एंड टोटल अमाउंट जो आप एक फाइनेंशियल ईयर में बाहर भेज सकते हो फॉर सच ट्रांजैक्शन पर्पसेस, डेट इज 2,50,000 यूएसडी। 2,50,000 यूएसडी का अमाउंट ट्रांजेक्ट कर सकते हो बीइंग एन इंडियन रेजिडेंट। चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट पर्पस के लिए हो, प्राइवेट विजिट आपने करनी है, आपने बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना है, गिफ्ट डोनेशन के लिए पैसे बाहर भेजने हैं, क्लोज रिलेटिव को फैमिली मेंटेनेंस के लिए पैसे भेजने हैं, बिजनेस ट्रैवल के लिए जाना है, और या फिर आपने बाहर पढ़ने क्यों ना जाना, इन सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए पर्टिकुलरली दैट इज अलाउड। दीज आर द करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। ठीक है, दीज आर द करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे मेंशन्ड है, बाहर घूमने जा रहे हो अलाउड है, गिफ्ट डोनेशन के लिए भेजने हैं अलाउड है, बाहर कितना अमाउंट है, 2,50,000 यूएसडी का। गोइंग अब्रॉड ऑन एम्प्लॉयमेंट बेसिस, एमिग्रेशन बेसिस के ऊपर जा रहे हो, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव के लिए पैसे बाहर भेजने हैं, बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हो, या फिर मेडिकल बेसिस के लिए जा रहे हो, अलाउड है, दिस इज अलाउड। इवन स्टूडेंट्स जो बाहर जा रहे हैं उनको भी अलाउड है। एंड मेडिकल ट्रीटमेंट के केस में तो इवन जो पर्सन साथ में कंपनी कर रहा है एज एन अटेंडी, उसको भी अलाउड है कि वो भी 2,50,000 यूएसडी बाहर लेके जा सकता है अलग से, वो भी अलाउड है। ठीक है। एंड कैपिटल का अगर ट्रांजेक्शन की बात करें, ये तो चलो स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन होगी ना, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की बात होगी। अगर हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की बात करें, जहां पर एसेट लाइबिलिटीज ऑल्टर हो रहे थे उनके बारे में बात करें अगर हम, तो इवन उसके लिए भी अलाउड है कि अगर आप इवन फॉरेन करेंसी अकाउंट बाहर ओपन करना चाहते हो वो अलाउड है, बाहर कंट्री में ओपन कर सकते हो। इफ यू वांट टू बाय द इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, अलाउड है। अगर आप शेयर्स में, डिबेंचर्स में, ईटीएफ्स में, म्यूचुअल फंड्स में, फॉरेन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो वो भी अलाउड है। अगर इवन आप बाहर जाकर के सेटअप करना चाहते हो होली ओन सब्सिडरीज या जॉइंट वेंचर्स, वो भी अलाउड है एज पर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। लेकिन टोटल जो लिमिट है पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर की, वो लिमिट कितनी है, डेट इज 2,50,000 यूएसडी टू द रेजिडेंट इंडियंस। ये लिमिट दी गई है 2,50,000 यूएसडी की, जो ये लिमिट है ये आपको प्रोवाइड की गई है, दिस लिमिट हैज बीन प्रोवाइडेड। एंड इसमें अब फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो सकती है, लाइक इट कुड बी लाइक एनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, आप कितनी भी ट्रांजेक्शंस बाहर कर सकते हो। लेकिन जो ओवरऑल एग्रीगेट अमाउंट है दैट शुड नॉट बी एक्सीडिंग 2,50,000 यूएसडी। अगर एक्सीड करता है तो फिर आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन दैट सिनेरियो द परमिशन इज रिक्वायर्ड। उस सिनेरियो में परमिशन जो रहेगी वो रिक्वायर्ड रहेगी। क्लियर है। एंड आफ्टर दैट इट्स अबाउट द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन अबाउट द foreign exchange price discovery. So let's say the case that it is given that 1 USD is equal to 87.8095 INR, and here it is given 1 month forward
rate that is 25/35 एंड आपको 1 month बाइंग रेट कैलकुलेट करना है. 1 month बाइंग रेट वी नीड टू कैलकुलेट. तो जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा अभी. डू पोस्ट द आंसर्स एट द अर्लीएस्ट. अच्छा, सबसे पहले ये बताओ व्हाट रेट वुड बी एप्लीकेबल. कौन सा रेट एप्लीकेबल रहेगा? इट वुड बी द मर्चेंट रेट और द इंटरबैंक मार्केट रेट. Which rate would be applicable here? The interbank market rate or the merchant rate? It will be the interbank market rate would be applicable. Why? देखो, जब कस्टमर का रेफरेंस दिया ही ना गया हो, जब कोई रेफरेंस नहीं दिया जाता, तो इंटरबैंक मार्केट रेट ही एप्लीकेबल होता है. अगर कस्टमर का रेफरेंस होता दैट ए वांट्स द मनी और समथिंग लाइक दैट, फिर हम कहते हैं कि मर्चेंट रेट एप्लीकेबल होगा. अदरवाइज वी सिंपली से दैट द इंटरबैंक मार्केट रेट वुड बी एप्लीकेबल. सो 1 month बाइंग रेट कैलकुलेट करना है फॉर द पर्पस ऑफ द इंटरबैंक मार्केट रेट्स. द बाइंग रेट इज द बाइंग रेट एंड द सेलिंग रेट इज द सेलिंग रेट. सो वी आर टू कैलकुलेट फॉर द बाइंग रेट. तो स्पोर्ट रेट क्या होगा? इट विल बी 1 USD इज इक्वल टू 87.80 INR. दिस इज अ बाइंग रेट दैट वी आर लुकिंग फॉर. दिस इज अ बाइंग रेट. ठीक है, लेकिन अभी ये 1 month का रेट नहीं है, ये तो स्पोर्ट रेट. ये कौन सा रेट है? ये तो स्पोर्ट रेट है. दिस इज अ स्पोर्ट रेट. एंड फॉरवर्ड रेट कैसे कैलकुलेट होता है? फॉर स्पोर्ट रेट प्लस माइनस प्रीमियम और डिस्काउंट. अब उसके लिए क्या देखना है हमने? जो हमारे फॉरवर्ड पॉइंट्स है, दीज आर द बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स, दीज आर द सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स. एंड ट्रेंड क्या है? ट्रेंड इज सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स आर ग्रेटर देन द बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स. मींस जो करेंसी है दैट इज अवेलेबल एट प्रीमियम. करेंसी इज अवेलेबल एट प्रीमियम, राइट? तो स्पोर्ट रेट था 87.80. अब करेंसी प्रीमियम पर अवेलेबल है, तो फॉरवर्ड पॉइंट्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? We will be adding the forward points. We are to add the forward points. So it will be 25 जो है 0.25 जो है उसको ऐड कर देंगे. So it will be 05 and 88.05. That will be the answer. This will be the answer related to the forex price discovery. I hope कि ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको. I hope that these points are clear to you. Further, it's about the other important aspects of the foreign exchange. अब ये aspects जो हैं बहुत ज़्यादा important है. These aspects are very much important for the exam point of view, right? तो foreign exchange जो भी आप purchase करते हो, जो भी फॉरेन एक्सचेंज आप परचेज करते हो, दैट इज एक्चुअली टू बी यूटिलाइज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज. अगर आप रेजिडेंट इंडियन हो एंड आप फॉरेन एक्सचेंज को बाय करते हो, तो आपको उसे इस्तेमाल करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 120 डेज, 180 डेज. अगर नहीं इस्तेमाल करते तो उसे आपको सरेंडर करना पड़ेगा टू द ऑथराइज्ड पर्सन. ऑथराइज्ड पर्सन का मतलब होता है कि बैंक के पास, जो ऑथराइज्ड बैंक है उनके पास जाकर के आपको उस फॉरेन एक्सचेंज को क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू सरेंडर दैट. एंड इफ वी टॉक अबाउट द फॉरेन करेंसी एंड नोट्स जो आप रख सकते हो, तो रेजिडेंट इंडियंस को अलाउड है. रेजिडेंट इंडियंस को अलाउड है. अगर आपने बाहर जाना है तो आप बेसिकली फॉरेन करेंसी को लेकर जा सकते हो साथ में. अगर आपने बाहर जाना है तो कितनी करेंसी को लेकर जा सकते हो? 3000 यूएसडी तक का जो अमाउंट है वो आप बाहर लेकर के जा सकते हो इन जनरल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, बाकी का अमाउंट आप लेके जा सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ट्रेवलर चेक, डिमांड, बैंक डिमांड ड्राफ्ट, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके फॉर्म में लेके जा सकते हो. बट देर आर सम एक्सेप्शंस. जैसे इराक और लिबिया के केस में इट इज 5000 यूएसडीज. अगर हज यात्रा पे जा रहे हो तो उसके केस में इट इज अनलिमिटेड, कितना भी आप फॉरेन करेंसी नोट्स बाहर लेके जा सकते हो, राइट? एंड फर्दर, आप जब बाहर जाते हो, आप बाहर बाहर जाते हो एंड आप इंडिया में वापस आए, तो लेट से आपके पास फॉरेन करेंसी भी पड़ी है, तो आप बेसिकली उसे रिटेन भी कर सकते हो. 2000 यूएसडी तक का जो अमाउंट होता है, डेट यू कैन बी रिटेनिंग विद यू. 2000 यूएसडी के इक्विवेलेंट जो फॉरेन करेंसी है, वो आप अपने पास रिटेन भी कर सकते हो इफ यू वांट टू. क्लियर? देन अब डोमेस्टिक करेंसी के बारे में. अब रेजिडेंट इंडियन को अलाउड है कि वो इंडियन रुपी की डिनोमिनेशन लेके जा सकता है. अगर 100 रुपीज या उससे लेस डिनोमिनेशन होती है, तो आप नेपाल, भूटान में बिना किसी लिमिट के बाहर लेके जा सकते हो.
लेकिन 500 रुपीज को लेकर के पहले 2000 के नोट भी बीच में आते थे, लेकिन अब तो नहीं है। तो 500 के जो नोट्स हैं उस डिनोमिनेशन को लेकर के जो लिमिट है डेट इज 25,000 रुपीज, यानी कि हायर डिनोमिनेशन की करेंसी सिर्फ 25,000 तक की बाहर जा सकती है। लेकिन छोटी अगर डिनोमिनेशन है 100 रुपीज से कम है या 100 रुपीज है, तो वो आप कितने भी लिमिट में नेपाल भूटान में लेके जा सकते हो। फर्दर ये भी अलाउ किया गया है कि अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग एंड टू एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, जो भी रेजिडेंट्स हैं नॉन रेजिडेंट्स हैं, इवन उनको भी अलाउ किया गया है कि वो 25,000 तक की जो इंडियन करेंसी है वो कंट्री से बाहर लेके जा सकते हैं। और वो इंडियन करेंसी किसी भी डिनोमिनेशन की हो सकती है जो 25,000 तक आपने बाहर लेके जानी है। जो अनस्पेंट अमाउंट है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आप 2000 यूएसडी तक का अमाउंट अगर रखना चाहो तो अपने पास रख सकते हो, यू कैन बी रिटेनिंग दैट विद यू। लेकिन ओवर एंड अबव जो अमाउंट होगा 2000 यूएसडी से ऊपर का जो अमाउंट होगा उसके लिए तो लिमिट है कि आपको उसे 180 डेज के अंदर अंदर उसे सरेंडर करना पड़ेगा। एंड फर्दर अगर आप 2000 यूएसडी तक का अमाउंट रखना चाहते हो तो आप आरएफसी जो आपका डोमेस्टिक अकाउंट होता है, ठीक है, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट है, उसमें क्रेडिट कर सकते हो। देन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द सीडीएफ, करेंसी डेक्लेरेशन फॉर्म। करेंसी डेक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है? यानी कि कोई भी पर्सन जो है, चाहे वो रेजिडेंट इंडियन क्यों ना हो, अगर वो फॉरेन एक्सचेंज बाहर से लेकर के आता है, राइट, करेंसी की फॉर्म में, ट्रेवलर चेक की फॉर्म में, तो उसे बेसिकली डिक्लेयर करना पड़ता है। सो अगर आप फॉरेन करेंसी नोट्स की फॉर्म में 5,000 यूएसडी से ज्यादा का अमाउंट लेकर के आते हो, ठीक है, 5,000 यूएसडी फॉरेन करेंसी की बात कर रहा हूं, फॉरेन करेंसी नोट्स की बात करो, इफ द नोट्स अमाउंट इज एक्सीडिंग 5 यूएसडी 5,000, 5,000 यूएसडी से ज्यादा का अमाउंट आप लेकर के आते हो, उस सिनेरियो में क्या करना पड़ेगा? इन दैट सिनेरियो यू नीड टू गिव द डिक्लेरेशन, कस्टम्स को डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी एयरपोर्ट अराइवल के ऊपर, रिलेटेड टू करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, सीडीएफ फॉर्म के ऊपर देना पड़ेगा। और वहीं पर अगर आप फॉरेन करेंसी नोट्स और लेट्स से जो आपके ट्रैवलर चेक है या किसी भी फॉर्म में आप जो अमाउंट है वो एक्सीड कर जाता है 10,000 यूएसडी से ज्यादा, 10,000 यूएसडी से ज्यादा एक्सीड कर जाता है, तो वहां पर आपको सीडीएफ यानी कि करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म को फाइल करना पड़ेगा, डेट विल बी रिक्वायर्ड, वो रिक्वायरमेंट बन जाएगी। क्लियर? यहाँ तक का क्लियर है? सो दैट्स अबाउट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो चाहे रिटेंशन की बात हो, चाहे इट्स अबाउट द अनस्पेंट फॉरेन एक्सचेंज, चाहे डोमेस्टिक करेंसी की बात हो, those all facts I have explained to you here. That will be all about today वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक IIBF24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.